आप सबका बहुत शुक्रिया जी। हम मुसलसल आज पांचवें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले 4 लेक्चर्स में बड़ा कंप्रीहेंसिव अंदाज में जो भी कवानीन हैं और जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसका स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसको डिस्कस किया है। आप लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन भी दोबारा से देख ली होगी, ग्रुप में शेयर कर दी गई थी। और जो वीडियोस रिकॉर्डेड थी वो भी आप तक पहुंच गई होंगी। 3 लेक्चर की तो वीडियो अपलोड कर दी गई थी, चौथे के भी इंशाल्लाह हो जाएगी। आज का लेक्चर हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ इस हवाले से कि मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद और हमारी बार के एक अजीम इंसान, एक मायानाज और सीनियर वकील जनाब राना अयूब अली खां, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है। उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है और यहाँ पर अभी चूंकि लोग आ रहे हैं मुसलसल, वो उनकी एंट्री हो रही है। हम कुछ ना कुछ लोगों का मजीद इंतज़ार भी कर रहे हैं। कुछ इस ज़िमन में मैं आपसे बातें शेयर कर दूं कि राणा साहब अपने जितने भी उनका कैरियर है वकालत का, उसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमेशा से कामयाबी भी हासिल की है। और हमारी बार के अंदर, गुजरांवाला बार हो या दूसरी बार्स हो, इनके अंदर इनका एक बड़ा अच्छा नाम भी है। और मैंने बड़ी मोहब्बत से मैं समझता हूँ कि इनका टाइम लिया और इन्होंने हमें टाइम दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं। आप लोग चूँकि पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ मुंसलिक हैं और खुशी की बात ये है कि हम में से सारे लोग पढ़े लिखे हैं। यकीनन उनका एक जज़्बा है। कल मैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था कि आप लोगों के अंदर जो लर्निंग का एक एलिमेंट है, पैशन है, वो आम रूटीन के रवायती लोगों से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाएँ और मज़ीद भी आप लोग इस तरह के कोर्सेज़ जो है वो चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये लर्निंग एलिमेंट हर इंसान में होना भी चाहिए कि जितना ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को होगा, जैसे कल हमारे उस्ताद ज़ाहिदुर राशिदी साहब बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि आपको कानून की आगाही ये बड़ी ज़रूरी है। आगाही होगी तो आप नेक्स्ट कुछ ना कुछ कर सकेंगे। जिस बंदे को पता ही नहीं है कि अदालत कहते किसे हैं, कचहरी का नाम उसने सुना हुआ है, थाने का नाम सुना है, लेकिन वो डरता इस तरह है कि जैसे वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से पता नहीं कोई अज़ाब ना मिल जाए या कोई परेशानी इस तरह उसके ज़हन में होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आगाही ना होने की वजह से है। तो आप लोगों को जो ये एक प्लेटफ़ॉर्म दिया अशरिया ने, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है और इन्होंने पहले से बड़े काम किए। ये एक बहुत बड़ी कावश जो इन्होंने की और आप लोगों के लिए उन्होंने ये काम किया है। आप लोग भी खुशकिस्मत हैं, हम भी हैं। बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे टाइम की बजाय आज ज़्यादा जो ज़रूरी वक़्त है वो हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भाई, हमारी बार के नायब सदर, सीनियर वकील और जिनके इल्म की मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा दाद दी है। और मैं इनसे ज़्यादा आज तक बिलीव करें, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मैंने इनसे ज़्यादा आज तक कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं देखा। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। मेरे बड़े मोहसिन भी हैं, बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, मुझे सिखाते भी हैं। बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। हमारे साथ आज ऑनलाइन हैं। मैं गुज़ारिश करूँगा अपने भाई, अपनी बार के नायब सदर और हमारे मोहतरम जनाब राना अयूब अली खां, एडवोकेट हाई कोर्ट,
कि वो तशरीफ़ लाएं और आप भाइयों के सामने जो इस वक्त हमारी बहनें और भाई इस कोर्स में शरीक हैं उनके साथ गुफ्तगू करें। जनाब राना अयूब अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सबसे पहले आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल-शरिया एकेडमी पाकिस्तान का और जनाब डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे प्रैक्टिसिंग लॉयर को आपसे मुखातब होने के लिए एक फोरम मुहैया किया और एक ऐसा मौजू दिया जिस पर मेरे लिए अगरचे कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन इनके हुक्म की तामील में मैंने अपनी कामयाबी के बावजूद इनसे वादा कर लिया और आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी नशिस्त में मैं आपके साथ पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम की तारीख, उसमें खामियां और उसमें खूबियां अगर कोई हों तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में वकला का जो किरदार है उस पर हम रोशनी डालेंगे। इससे पहले जनाब डॉक्टर महमूद भट्टी साहब आपके इल्म में ये बात ला चुके हैं कि पाकिस्तान में कानून की दो बड़ी शाखें हैं, क्रिमिनल और सिविल। इसकी आगे कोर्स हैं मुख्तलिफ, ये भी आपके इल्म में है। अब मैं इसी तरह आगे चलना चाहता हूँ। चूंकि पाकिस्तान का जो मुआशरा है, वतन अजीज है, ये 1947 में मार्ज वजूद में आया। इसमें जो नाफज कवानीन हैं वो क्रिमिनल हैं या सिविल हैं, और जो जुडिशल सिस्टम है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ मौजूद था और ये अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको तश्कील दिया और उन्होंने आम तौर पर बदे सगीर के अवाम को कानूनी समझकर कंट्रोल करने के लिए इन कवानीन को नाफज किया। अगरचे इन कवानीन में मकामी रस्म रवाज का भी बड़ा दखल था और उन्होंने इसको हिस्सा बनाया। हर मजहब और हर फिरके के लोग अपने अपने अकायद के मुताबिक अदालतों से फैसले लेते थे और ये सिलसिला रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत तक भी चलता रहा कि मुसलमानों के मुकदमात का फैसला उनके इस्लामी कवानीन की रोशनी में किया जाता था। अब हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है, बदकिस्मती से वो हमारे अकायद के साथ बड़ी जगह पर जाकर टकराव का बायस बनता है। इसमें जो वकला का किरदार है उसके बारे में मैं एक जुमला अर्ज करूंगा और इसमें सारी तारीख आ जाएगी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी हकूक की बहाली के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बहाली के लिए इतनी कुर्बानियां अदालतों ने नहीं दी जितनी बार ने दी हैं, और इतनी बार शायद ही कोई जज साहब जेल गए हों जितनी बार इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला ने जेलें काटी है। जमहूरियत की बहाली के लिए इसलिए ज्यादा मजबूती से ये अमल सामने नहीं आ सका कि वतन अजीज में जमहूरियत का अरसा कम है, जबकि यहाँ मार्शल लॉ का दौर ज्यादा मुहित रहा है और यहीं से जुडिशल सिस्टम का टकराव पैदा होता है। मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले सिस्टम में और जुडिशल सिस्टम में एक ही दस्तावेज ऐसी है हमारे पास जो गैर मुतनाज़ है और जिसे उस वक्त की मुकन्नना ने, उस वक्त की असम्बलीज ने इत्तफाक राय से मंजूर किया, और वो था 1973 का आइन। 1973 के आइन के तहत ही जहां अदालतें कर रही हैं, उसी के तहत हम इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और वही आइन हमें ये आज़ादी देता है जिस आज़ादी के तहत मैं, आप और डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब आपस में बात कर रहे हैं। राइट ऑफ स्पीच और
हक़े राय दही जिसे कहते हैं, कि जो मेरे दिल में है उसको कहना मेरा हक है बतौर पाकिस्तानी शहरी। अब मैं वापस अपने मौजूद जुडिशियल सिस्टम की तरफ आता हूँ। इसमें अब भी बहुत सी इस्लाहात की और बहुत सी तरामीम की, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत आज भी बाकी है, और मुमकिन है हमारे बाद जब हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे तो तब भी ये ज़रूरत इस सिस्टम में बाकी रहे। ये तिशनगी जो इस्लाहात की तरफ जाती है ये बाकी रहे। अब आ जाए, मैं आपके लिए 2-3 जो केसेस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इससे पाकिस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसको समझने में आपको और मुझे उसकी तशरीह करने में बड़ी आसानी रहे। एक बड़ा मारूफ मुकदमा था, मैं इसमें सियासी मुकदमात डिस्कस नहीं करना चाहता। एक पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में मुकदमा आया था, रेमंड डेविस केस। अब ये रेमंड डेविस जो है ये अमेरिकी शहरी था जो बिलाशुबा पाकिस्तान में आकर जासूसी करता था और उसके मुल्क ने उसे ओन किया। वो लाहौर की शाहराह पर डे लाइट अकरेंस में वो जा रहा था कि उसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे जो 2 नौजवान मेरा पीछा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं और शायद वो मुझे पकड़ना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं। इस शक की बुनियाद पर रेमंड डेविस ने वो दोनों पाकिस्तानी शहरी नौजवान अपने पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दी। अब उस मुकदमे के नतीजे में रेमंड डेविस बतौर मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ। ट्रायल कोर्ट में उसने उज़र ये लिया कि जी मैं डिप्लोमेटिक हूँ, मैं अमेरिकी शहरी हूँ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में मुझ पर पाकिस्तानी क़वानीन का इतलाक़ नहीं होता, इसलिए पाकिस्तानी की अदालत में मेरा ट्रायल नहीं कर सकती। लेकिन अवामी दबाव इस हद तक बढ़ता गया कि पाकिस्तान की अदालतों को उसके लिए रास्ता निकालना पड़ा, जो कि मैं समझता हूँ कि कत्ल के मुजरम के लिए यहाँ के जुडिशियल सिस्टम में जो खामी थी उस रास्ते से रेमंड डेविस निकलकर अमेरिका चला गया। मकतूलीन के वारसान को कसास और दय्यत लेने पर राजी किया गया और पाकिस्तानी इस्लामिक लॉ में जो कसास और दय्यत का कानून है उसके तहत उस वक्त $2.4 मिलियन दय्यत की अदायगी मकतूलीन के वारसान को हुई और शायद पसे पर्दा कुछ और भी दिया गया हो, जिस पर उन्होंने कोर्ट में आकर रेमंड डेविस को माफ कर दिया। और इसमें एक और बात आपके लिए हैरानगी का बायस है कि जब उसकी रोककर जेल में गई उसकी रिहाई के लिए, क्योंकि उसने उसी दिन जहाज पर बैठकर अमेरिका वापस रवाना होना था। यहाँ कंपैरेटिवली आपको पता चलेगा कि 302 के मुकदमे में तो राजीनामा हो गया, लेकिन सुप्रीटेंडेंट जेल ने उस वक्त रेमंड डेविस को रिहा करने से इनकार कर दिया। वजह उसने ये बताई कि जी इस पर एक और मुकदमा है जो नाकाबिल राजीनामा है और उसमें मुद्दई चाहे भी तो राजीनामा नहीं कर सकते, वो अफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। चूंकि रेमंड डेविस के पास जो पिस्टल था वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी था, उस पिस्टल का मुकदमा उस पर दफा 13, 20, 65 के तहत कायम था। अब आप मजीद हैरान होंगे कि चूंकि सेम डे उसको वापस भेजना था, उस वक्त के जो कुव्वतें थी उन्होंने वादा किया हुआ था, तो मजिस्ट्रेट साहब जेल में गए और जेल के अंदर एक अदालत भी होती है। वहां पर जाके मजिस्ट्रेट साहब ने अपने इख्तियारात के तहत वो मुकदमा सुना और सेम डे बल्कि सेम मूवमेंट पे उसको जुर्माना किया, जुर्माने की अदायगी हुई और रेमंड डेविस साहब बैनुल-अक़वामी क़वानीन का फायदा उठाते हुए, अमेरिकी शहरी होते हुए और पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए जहाज में बैठकर अमेरिका रवाना। अब दूसरा केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो भी पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम और क्रिमिनल हिस्ट्री में बड़ा अहम मुकदमा है। मैं मुहतात गुफ्तगू के साथ और मुहतात अल्फाज के चुनाव के साथ उस केस को डिस्कस करता हूं आपके साथ। वो है आसिया बीबी केस। आसिया एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन थी लड़की, जिस पर तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्जाम लगा और उसे ट्रायल कोर्ट ने आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस पाकिस्तानी कानून के तहत
मेरिट पर उसे सजाए मौत सुना दी। अब सजाए मौत आपको पता है कि जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना करे उस पर अमल नहीं होता। हाई कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। अब यहां से आपके लिए बड़ी इंटरेस्टेड इसके मराहल आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर आसिया बीबी को बरी कर दिया कि इस मुकदमे में शहादत का वो मयार नहीं है जिस मयार को मद्देनजर रखते हुए किसी मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। चूंकि ये मेजर पेनाल्टी है, ये बहुत बड़ी सजा है, लिहाजा उसको बरी कर दिया आसिया बीबी को, और साथ ये कदगन लगा दी कि ये बरून मुल्क नहीं जा सकती, ये पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसके बाद उसने पाकिस्तान भी छोड़ा और अपनी फैमिली के समेत वो कनाडा चली गई, जहां आज भी कोई पाकिस्तानी शहरी लाखों रुपया खर्च करके जाने के लिए सोच सकता है, जा नहीं सकता। तो आसिया बीबी तौहीने रसालत के केस में चार्ज हुई, फर्द जुर्म आयद हुई, एविडेंस हुई, ट्रायल कोर्ट ने उसे सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा कन्फर्म की। लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे ज़हनी मरीजा करार देकर इलाज के लिए कनाडा रवाना किया। अब इसी मुकदमे से मुतल्लिका एक और एपिसोड है, वो भी मैं जरूरी समझता हूं, चूंकि वो भी मर्डर केस था। जब आसिया बीबी का मुकदमा ज़ेरे समाअत था तो उस मुकदमे के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का जो गवर्नर थे वो थे सलमान तसीर साहब। सलमान तसीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, जैसे आज मैं डॉक्टर मौजम साहब के कहने पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। सलमान तसीर साहब ने यह कह दिया कि जी पाकिस्तान के तौहीने रसालत के केस में तजादात की वजह से बहुत सी इस्लाहात की और तरमीम की गुंजाइश है। तो ये जो बात थी सलमान तसीर गवर्नर की, उसका जो सरकारी बॉडीगार्ड था मुमताज कादरी, उसको ये पसंद ना आई। हर शख्स का मजहब और अकीदा, ये भी आइन की आज़ादी है। मुझे आइन पाकिस्तान ने ये आज़ादी दी है कि जो मेरा मजहब है मैं उसके मुताबिक रहकर अपनी इबादत कर सकूं। और एक यहाँ मैं जुमला और अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान में बड़ी हद तक अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और यहाँ आज भी आप देखें कि दुनिया में जो सिख हैं वो अपने मजहबी मकामात पर किस आज़ादी से आते हैं और किस खुशी से वापस जाते हैं। इवन यहाँ ईसाइयों के जो चर्च हैं, गिरजाघर, उनको भी वहाँ जाने की आज़ादी है। तो जो इख्तलाफ था सलमान तसीर के सरकारी बॉडीगार्ड का मुमताज कादरी का, उसे वो बात पसंद ना आई, तो उसने रावलपिंडी में सलमान तसीर को अपने सरकारी पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। अब मैंने बात आपके पास ये रखनी है आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो एविडेंस का मेयार है वो हर मुकदमे के साथ बदल जाता है। मुमताज कादरी को ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दे दी और हाई कोर्ट ने भी कन्फर्म कर दी, और वो मुकदमा बड़ी स्पीड के साथ सुप्रीम कोर्ट में चला। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उस मुकदमे में अपील सुनी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले में लिखा कि इस मुकदमे में एविडेंस इतनी मयारी है, इसमें कोई शुकूक व शुबहात नहीं है कि मुमताज कादरी ने कत्ल का जुर्म किया है और वो कत्ल जैसे संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सजाए मौत बरकरार रखी, बल्कि आनन फानन उस सजाए मौत के कानून पर अमल हुआ और मुमताज कादरी को अडियाला जेल रावलपिंडी में फांसी की सजा दे दी। ये एक अलग बात है कि फांसी के बाद मुमताज कादरी एक तबके के लिए हीरो का दर्जा इख्तियार कर गया, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो कत्ल का मुजरिम ही जाना जाएगा। और पाकिस्तान की जो तारीख है जुडिशल सिस्टम, अदालती निज़ाम, उसमें उसको जो सजा हुई है
उसको चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है तो उसको सजाए मौत का मुजरिम ही समझा जाएगा। अब आ जाए कंपैरेटिवली, एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के पास आसिया बीबी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी यहाँ एविडेंस का मयार वो नहीं है कि इसको सजाए मौत इसकी बरकरार रखी। एक मुकदमा था मुमताज कादरी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं जी नहीं, इसमें एविडेंस ऐसी है कि कोई लकूना नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम इसको सजाए मौत से चले उम्र कैद में कन्वर्ट कर दें। तो उन्होंने सजाए मौत बरकरार रखी। अब मैं अपनी गुजारिशात को समेटते हुए आखिरी आपको पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम का जो वाकया है वो बड़ा दर्दनाक भी है, बड़ा काबिल अफसोस भी है और बड़ा काबिल मजम्मत भी है। बहावलपुर के कत्ल के मुकदमे में हाई कोर्ट ने सजाए मौत मुल्जमान की बरकरार रखी और मुल्जमान जेल में बंद थे। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई और कुछ बरसों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 मुल्जमान को बरी किया तो उनके बरी होने की और रिहा होने का हुक्म जेल में पहुंचा तो जेल सुप्रीडेंट हैरान हो गया, तो ये बंदे तो जेल में मौजूद ही नहीं है। अब रिकॉर्ड पेरुजल किया गया तो आफ्टर पेरुजल द रिकॉर्ड ये बात सामने आई कि वो बंदे तो 2-3 साल पहले हमने फांसी की सजा में एग्जीक्यूट कर दिए थे और वो सजाए मौत हो गए हुए हैं। अब नक्स कहाँ था, ये बात बड़ी अहम है कि जुडिशियल सिस्टम में नक्स कहाँ था। सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील गई मुल्जमान की तो उस अपील की कॉपी और उस अपील की इंफॉर्मेशन जो जेल सुप्रीडेंट को भेजनी चाहिए थी वो नहीं जा सकी। आप इसको ज़ाब्ते का नक्स समझ लें, आप इसको जुडिशियल सिस्टम की खामी समझ लें, आप इसको किसी की कोताही समझ लें कि उस कोताही की वजह से, उस सिस्टम के नक्स की वजह से वो 3 बंदे रिहा होने से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिहा होने से पहले सजाए मौत पा चुके थे। अब इस सिस्टम को क्या करें स्वाय अफसोस के। इसमें बहुत सी इस्लाहात की जरूरत है। इस जुडिशियल सिस्टम को इसको जदीद किया जाए, इसमें जिद्दत आनी चाहिए। अब कुछ अर्सा से पाकिस्तान की अदालतों में एविडेंस के म्यार को परखने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हाल ही में एक फैसला आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई बाप, ये इस्लामिक नुक्ता नजर से भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई बाप अपने बच्चे के पैदा होने से 40 दिन के बाद उसकी जो बल्दियत है उससे इनकार नहीं कर सकता। दोबारा अर्ज करना चाहता हूं कि कोई बाप पाकिस्तान में बच्चा पैदा होने के बाद बेटी या बेटा 40 दिन के अंदर एतराज कर सकता है कि जी ये मेरा बच्चा नहीं है। 40 दिन के बाद अगर गुजर जाए तो फिर सारी उम्र उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बच्चा मेरा है और उस बच्चे के जो हुकूक हैं खर्चे का और उसके नानो नफके का और उसकी परवरिश का और हिजानत का, वो जिम्मेदारी उस बाप की बन जाएगी। बेटी है तो निकाह तक और बेटा है तो उसके बालग होने तक। और उसका अगर बाप 40 दिन के बाद उसको चैलेंज करता है तो उसका डीएनए टेस्ट भी नहीं हो सकेगा। अब आ जाए कि इतनी इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जो खामी है वो एक तो अदारों में जो ताकत का अदम तवाज़न है उसने बड़ी बेचैनी फैलाई हुई है वतन अजीज में और जुडिशियल सिस्टम में, और अदारों में जो ताकत का टकराव है उसने बड़ी तबाही फैलाई हुई है। कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन के कंज्यूमर कोर्ट के सेशन जज साहब हैं राव अब्दुल जब्बार खान साहब, वो गुजरावाला में सेशन जज के तौर पर काम करके गए हैं। बार के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं। वहां पर एक कंज्यूमर कोर्ट में केस आया, एक क्लर्क ने वहां पिटीशन फाइल की कि जी मुझे ये सरकारी क्वार्टर अलाट हुआ और अभी मैं वहां शिफ्ट नहीं हुआ तो किसी और को अलाट कर दिया गया है, जिस पर ऑनरेबल कंज्यूमर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तलब किया असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने खुद जाने की बजाय अपने पैरवी क्लर्क को भेज दिया
जो आज खुद वकील बना हुआ। अब ये भी आप आ जाएगा कि वकील का क्या किरदार है। अगर वो शख्स वकील होता तो ऑनरेबल कोर्ट के मर्तबे को, उसकी प्रेस्टीज को और उसकी डिग्निटी को वो समझ सकता था। वो उस तरह वहां जाके बात करता जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट्स के रूबरू बात की जाती है या जिस तरह बात करनी चाहिए। क्योंकि अनस्किल्ड था, लॉ उसने पढ़ा होगा, एलएलबी पढ़ना और बात है, और बतौर एडवोकेट लाइसेंस लेके ऑनरेबल कोर्ट के रूबरू पेश होना और बात है। यहां आप इस बात को फर्क लिख लें कि अदालत ऑनरेबल कोर्ट और चीज है और वहां कुर्सी पर बैठा हुआ जुडिशियल ऑफिसर और चीज है। अगरचे बतौर वकील और बतौर शहरी दोनों का एहतराम हम पर लाजम है, लेकिन किसी वक्त जज साहब सीट पर नहीं तशरीफ फरमा होते। ऑफिसर जलीस अपने नशिस्त पर तशरीफ फरमा नहीं होते, इसके बावजूद जो अदालत का एहतराम है वो हम पर लाजम होता है। मतलब वहां पर ऊंची आवाज में हम बात नहीं कर सकते। जज साहब नहीं बैठे फिर भी मैं वहां पर गाना नहीं सुन सकता, मैं वहां पर किसी के कानों में बात नहीं कर सकता और मुझे करनी नहीं चाहिए। तो मंडी बहाउद्दीन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस पैरवी क्लर्क को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जहां से मैं अदारों में ताकत का अदम तवाज़न और टकराव पर भी बात आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, और वकील का जो मुकाम है अदालत में उसको आम आदमी जो समझ नहीं सकता ये बात भी क्लियर हो जाएगी। जब उस राणे महबूब को जो पैरवी क्लर्क था तौहीन अदालत में सजा दी गई तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कोर्ट में पहुंच गए। उनका रवैया भी वैसा ही था जो अदालत को पसंद नहीं आया और ऑनरेबल कोर्ट के मर्तबे के खिलाफ था। तो जज साहब ने उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब जज साहब तो जज साहब होते हैं, उनको समझने की जरूरत है, उनके साथ टकराव की जरूरत नहीं होती। वो रिटायरिंग रूम में गए तो एक फोन आ गया जो उन्होंने फैसले में लिखा है। जब मैंने फोन उठाया, अब ये मैं डॉक्टर मौजम साहब से माजरत के साथ एक जुमला पंजाबी का, वो वैसे ही कोड हुआ फैसले में, इसलिए वो मैंने बोलना है उसी तरह। तो जज साहब ने फोन उठाया तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा तारक पे आप बोल दा, एक ही मामला है। अब जज साहब ने पूछा कि तारक आप डिप्टी कमिश्नर साहब हैं? तो ये बात भी जो पंजाबी की थी ये जज साहब के कानों पर नागवार उनको गुजरी। तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप भी कोर्ट में आ जाइए। अब माहौल तो पहले ही गर्म था। उस गर्म माहौल में डिप्टी कमिश्नर साहब साफ बहादुर बन के, वो अंग्रेजों का जो डिप्टी कमिश्नर था उसके जेल में वो डिप्टी कमिश्नर था, वो भी चले गए। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो हैंडल ना हो सकी और जज साहब ने डिप्टी कमिश्नर को और मां असिस्टेंट कमिश्नर को गंदम के साथ उन्होंने घुन भी पीसने का हुक्म दे दिया और उनको सजा दे दी 3-3 माह। और आप हैरान होंगे कि कानून की हुक्मरानी ये है, अगर कोई जज साहब चाहे कानून पर अमल कराना और कोई अदालत चाहे अपना एहतराम कराना तो उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने दोनों को अदालत के सामने और कचहरी के अंदर अपनी तहवील में लिया और गिरफ्तार करके ले गए। अब ये अलग बात है कि उनको जेल में रखा या किसी रेस्ट हाउस में रखा, ये ना जज साहब को कोई दिलचस्पी थी ना ये हमारा मौजूद है। अब फिर आ जाए कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जो खामी है फिर वो आ गई। पहले खूबी आई है आपके सामने, अब इसी मुकदमे में खामी आ जाएगी कि वो असिस्टेंट कमिश्नर और वो डिप्टी कमिश्नर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में गए। वहां जाकर उन्होंने वकील साहब को एंगेज किया, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि वकील साहब लाहौर हाई कोर्ट के सदर भी थे, मकसूद भुट्टर साहब। 15 मिनट की समाअत हुई है और वो मंडी बहाउद्दीन के सेशन जज साहब का फैसला जो उन्हें बतौर चेयरमैन कंज्यूमर कोर्ट जारी किया था वो सस्पेंड होगी जजमेंट, और दोनों को 20-20 हजार के मुचल्लकों के इवज ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहा जी इनको रहा कर। रहा तो वो पहले ही थे, बस एक कानूनी उन्होंने जवाब इसमें ये किया कि जी ये जजमेंट सस्पेंड हो गई है, 20-20 हजार के ये छोटी बात दे, और दोनों और वो रिलीज होके अब इसमें सिस्टम की बदकिस्मती समझे उसका रिएक्शन ये आया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का
कि जब वो मंडी बहाउद्दीन पहुंचे, दोनों ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो उन्होंने अपने कुछ, यहाँ मैं कानूनी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपने कुछ बाएतमाद साथियों को कहा कि आप अदालत में जाएं और जज साहब को ये पावर कराएं कि हम डिप्टी कमिश्नर हैं और हम असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो वो भी वकलाई थे, बदकिस्मती से, जो गए और कोर्ट टाइम में उन्होंने जज साहब को कहा कि उठो, यहां से आप उठे, इस तरह अदब से तो नहीं कहा होगा। तो जज साहब को उठाया चेयर से और रिटायरिंग रूम में ले गए, और जज साहब कहते हैं कि मेरे साथ कुछ तशद्दुद भी किया, तो उसका भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आखिरी बात एपिसोड मेरी आज की गुफ्तगू का, वो मैं सियालकोट केस को आपके साथ जरूर डिस्कस करना जरूरी समझता हूं, इसलिए कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम हमारे अकीदों और पाकिस्तानी मुआशरे के साथ भी टकराव का बायस बनता जा रहा है, और हमने इसको रोकना है, वरना ये आने वाले वक्त में ये जो अपने अपने अकीदे और अपनी अपनी डे डींट की मस्जिद बनाकर, मैं ये कहता हूं कि मेरा अकीदा सब पर लाजम है, लेकिन किसी के अकीदे का एहतराम मुझ पर लाजम नहीं, इसको रोकना होगा। और ये स्टेट की जिम्मेदारी, ना ये डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब की जिम्मेदारी है, ना ये शहरियों की जिम्मेदारी है, ना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मुकर्रना की जिम्मेदारी है, जिसे हम लेजिस्लेटर कहते हैं, जो कौमी असम्बली में लोग बैठे हैं, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका ये काम है कि वक्त की जरूरत के मुताबिक कवानीन को ढालना और उनको नाफिज तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने करना है। अब एक जुमला और मैं अर्ज कर दूं कि जो मजहबी कवानीन है, दीनी कवानीन, उनको चूंकि आलमगीरियत हासिल होती है, उनको अफाकियत हासिल होती है, वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, उनमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, वो इंसान की फितरत के मुताबिक तश्कील दिए गए होते हैं, और उन कवानीन को उसने तश्कील दिया है जिसने इंसान को बनाया। तो वो इंसानी तबीयत और इंसानी फितरत के साथ वो कवानीन मुताबिकत रखते हैं, उनमें तब्दीली की जरूरत नहीं। लेकिन जो कवानीन दुनिया में इंसानों ने बनाए हैं, जो कौमी असम्बली ने बनाए हैं, लेजिस्लेटर्स ने बनाए हैं, उनमें अमेंडमेंट्स की वक्त के साथ जरूरत रहती है। एक वजीराबाद का केस आया था जनरल ज़िया के दौर में, तो कानून में उस जुर्म की कोई सजा मुतय्यन नहीं थी। आप हैरान होंगे कि ऐसा जुर्म था जिसकी सजा मुतय्यन नहीं थी, वो आप रिसर्च करेंगे, पढ़ ले। यहां मैं एक जुमले से उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि कब्र से मुर्दा बीबी को निकालकर उसके साथ मुल्ज़म ने ज्यादती की थी, मुकदमा ये था, इल्जाम ये था। अब जिंदा औरत के साथ किसी मुल्ज़म की तरफ से ज्यादती, वो कानून में दर्ज है, उसकी सजा भी मौजूद है। मुर्दा औरत के साथ किसी ज्यादती की जो वो वकूआ था, उसकी सजा मुतय्यन नहीं थी, तो उस पर बड़ी लेदे हुई कि जी इस पे क्या हो। बहरहाल उस वक्त अदालतों ने सिचुएशन के मुताबिक उस मुकदमे का फैसला किया। हम चूंकि कानून के तालिब इल्म हैं, इन कवानीन से आगाही, और ये जो 2-3 कवानीन मैंने डिस्कस किए हैं, रेमंड डेविस केस, आसिया का केस, वो तौहीन रसालत के हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मयार कायम किया है अपने यहाँ एविडेंस का, उसको कंपैरेटिवली देखने में भी हमें मजा भी आएगा और समझ आएगी कि किसी मुल्ज़म को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एविडेंस का क्या मयार होना चाहिए। अदालतें किसी के जज्बात नहीं देखती। जुडिशियल सिस्टम के सामने अगर एक जज बाप से बच्चा छीन कर मां के हवाले करती है, तो उस अदालत की आंखों में आंसू नहीं आते, और ना आने चाहिए। अगर एक वकील साहब के सामने पाकिस्तान की कोई जवान बेटी बालग अपने बाप की मौजूदगी में ये बयान दे दे कि मैंने अपने खामद के साथ जाना है, जिसके साथ मेरा निकाह 2 दिन पहले हुआ है, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना, तो वकील साहब को जज्बात में नहीं आना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट को उस वक्त बाप बन के नहीं सोचना चाहिए। अदालत ने जो आइन ने उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं,
अब यहाँ मैं कहता हूं कि बालग लड़की को इस्लामी कवानीन भी अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देते हैं। पाकिस्तान का कानून भी उसकी शख्सी आज़ादी को तस्लीम करता है और उसे इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी का खामद मुंतखब कर सके और अपनी मर्जी से निकाह पढ़ सके। नहीं मानता तो पाकिस्तानी मुआशरा ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उस बच्ची का वालिद ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि हाँ, मेरा बेटा होता तो और बात थी, मेरी बेटी को ये हक नहीं है तो ये मुझे जता सके कि जी मुझे शरीयत ने ये हक दिया है, मुझे पाकिस्तानी कानून ने ये हक दिया है। और अलमिया ये है आखिर पर कि पाकिस्तानी मुआशरे में हमने गैरत के नाम पर वो कुल्हाड़ी जो बेटी के लिए रखी है वो बेटे के लिए काम नहीं आती। यहाँ बेटियों के हकूक की भी मैं बात करता चलूँ कि इस्लाम ने और जो पाकिस्तानी कवानीन ने औरत को बेहतरीन जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो इस्लाम ने दिया है और उसी इस्लामी कवानीन की रोशनी में औरत को इज्जत और वक़ार जो पाकिस्तानी कानून ने दिया है, यकीन करें वो किसी मुआशरे में नहीं है। हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं कि जी इंडिया में शख्सी आज़ादी इतनी है, बरतानिया में शख्सी आज़ादी इतनी है। आप किसी वक्त कंपैरेटिवली देखें तो औरत की तजलील की जो शरह दूसरे ममालिक में है, पाकिस्तान में वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इक्का दुक्का जराइम तो हर मुआशरे में होते हैं, हम किसी मुआशरे में 100% नहीं कह सकते। मुजरमाना जहनीत के लोग हर मुआशरे में मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और यही वजह है कि कल सियालकोट में श्रीलंका का जो शहरी था जिसे इस्लामी कानून भी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है, डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, एक ज़म्मी काफिर होता है, वो ऐसा गैर मुस्लिम है जो मुस्लिम रियासत में किसी काम से ठहरा हुआ है, वो ताजर भी हो सकता है, वो सफारती अमला भी हो सकता है किसी गैर इस्लामी मुल्क का, वो आपके यहाँ मेहमान भी हो सकता है, पनाहगीर भी हो सकता है, महाजिर भी हो सकता है। उसे हमने तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसे हमने पहले तशद्दुद करके कत्ल किया। पाकिस्तानी मुआशरे के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ और फिर उसकी लाश को चौथी मंजिल से नीचे उतारकर सड़क पर घसीटा भी और घसीटने के बाद उसकी तजलील करते हुए उसको आग भी लगा दी। अब ये काम 15-20 मिनट में नहीं, आधे पौने घंटे में हुआ होगा। इसके बावजूद वो ताकत जो मुआशरे में कानून को नाफज करती है वो किधर गई? वो तालीम और वो इल्म और वो शऊर जो एक शहरी को कानून पर अमल करने के लिए मजबूर करता है, वो शऊर किधर गया? इसलिए हम सब ने मिलकर आने वाले वक्त में कानून तो पाकिस्तानी शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और आपको, मुझे और हम सबको सुनने और मदद करने के लिए कानून और अदालत मौजूद है। मेरी ये ख्वाहिश है पाकिस्तानी मुआशरे का फर्द होने के नाते कि जो मेरी ख्वाहिश है वो कानून होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो अदालत का फैसला होना चाहिए। ऐसे नहीं है। अगर हम मुहज़्ज़ब इंसान हैं, अगर हम मुआशरे का फर्द हैं, मुआशरा इसी तरह तश्कील पाता है। पहले खानदान तश्कील पाता है, फिर बहुत से खानदान इकट्ठे होते हैं तो मुआशरा तश्कील पाता है। उस मुआशरे को मुहज़्ज़ब करने के लिए कवानीन तश्कील पाते हैं, उन कवानीन पर अमल करने के लिए अदालतें तश्कील पाती हैं। अगर मैं अदालत का एहतराम नहीं करूँगा, अगर पाकिस्तान में नाफिज़ कानून का बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं उसका एहतराम नहीं करूँगा, तो फिर तो वो जंगल का कानून और पाकिस्तानी मुआशरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। शेर ये समझता है कि चूंकि मैं ताकत में सबसे बढ़कर हूँ और मैं जिस जानवर को चाहूँ उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना सकता हूँ, इसे कहते हैं जंगल का कानून। शेर भागता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए और हिरन भागता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन आप यकीन करें कि दोनों के भागते दोनों जिंदगी के लिए है, अपना अपना रिज्क बचाने के लिए, लेकिन हिरन को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है मुहज़्ज़ब मुआशरे का फर्द होने के नाते। और शेर की जो वो आज़ादी समझ रहा है उसको हमने लगाम डालनी है।
कानून की लगाम डालनी है, ताकि उसे ये पता चले कि जब मैं किसी बेकसूर की जान लेने के बाद वापस मुआशरे में आऊंगा तो यहाँ अदालतें मौजूद हैं, मुझे कानून का सामना करना पड़ेगा, मुझे सजाए मौत भी हो सकती है, और जिस बात की कानून इजाजत नहीं देता वो अमल हम क्यों करें। छोटे छोटे कवानीन हम दिन में कई बार वायलेशन कर देते हैं। अब चूंकि आप उस्ताद हैं, डॉक्टर साहब हमारे उस्ताद हैं, बच्चों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि बेटे वन व्हीलिंग नहीं करनी, बेटे वन वे को नहीं तोड़ना, आप ऊपर से होके आ जाएं लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, ये आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं। तो मुल्की कवानीन भी हमारे फायदे के लिए हैं। कभी हम ये ना सोचे कि इस जज ने मेरी बात नहीं मानी तो चूंकि मैं सदर बार हूं मुझे ये हक हासिल है कि मैं जज को उसकी कुर्सी से उठाकर नीचे फेंक दूं। ये सोच गलत है। हमने इस सोच का खात्मा करना है। मैं अगर सेक्रेटरी बार बन जाता हूं, मैं सदर बार बन जाता हूं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कानून से बांधा हो गया, या कोई एमएनए बन गया है या कोई बंदा एमपीए बन गया है मुआशरे में, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो कानून से बांधा है। यहाँ तो लड़ाई कानून की है हमारे मुआशरे में, और 70 साल से आज तक पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में आप हैरान होंगे कि अवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसे फांसी की सजा हो जाती है। अवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में मजूल कर दिया जाता है। और एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा भी था जिसे अदालत ने तौहीन अदालत के केस में 3 मिनट की सजा दी और वो डिस्क्वालीफाइड होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर वापस मुल्तान चले गए। तो ये वो खामियां हैं जुडिशियल सिस्टम में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़ी तवज्जो से सुना। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप अगर अब कुछ कहना चाहें तो कोई सवाल जो मेरी दस्तरस में हो, जो मेरी कम इल्मी में हो, उसके मुताबिक आप पूछें। कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें जिसके जवाब के लिए मैं वापस डॉक्टर मोअज़्ज़म भट्टी साहब के पास मुझे जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी राणा साहब, आपने बड़ी प्यारी बातें की और यकीनन हम सारे हमवतन गोश होके आपको सुन रहे थे। मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने की बातें थी। तो हमारे लिए कुछ सवालात हैं। अरसानुल्लाह खान, अरसलानुल्लाह खान, आप अपना माइक खोल लें और सवाल करें जी। अरसलानुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आवाज कट रही है आपकी अरसलान साहब, आवाज कट रही है। जी जी, बाहर की तरफ आ जाता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है सर, आ रही है आवाज? जनाब जनाब जनाब। सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत हमें सीखने को मिला। अच्छा, मेरा सर सवाल ये था कि जैसे पाकिस्तान का कोई शहरी अगर सऊदी अरब जाता है या अमेरिका जाता है और वहाँ कोई छोटी मोटी उससे कोई गलती हो जाती है या वहाँ के कानून की पासदारी वो नहीं कर पाता, तो हम ये देखते हैं कि उसकी पादाश में वो वहाँ पर उसको वही पेनल्टी या पनिशमेंट दे दी जाती है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन को वापस बुला के ये उनसे क्यों नहीं कहती कि आप हमारा सिटीजन है, हम इसको टैकल करेंगे, जिस तरह दूसरे ममालिक जो है वो हमारे अपने बंदे हमारे यहाँ से लेके चले जाते हैं, तो हम बड़े बड़े जराइम करके वो ले जाते हैं, लेकिन हमारा सिटीजन जो है वो कोई किसी मुल्क में हो तो हम उसको छोटे मोटे जुर्म की वजह से भी वो काफी अरसे जेल में उसको रहना पड़ता है। तो सर, ये इसमें हम क्यों उसको वापस नहीं ला सकते? अफलान, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जब इंडिया का जासूस पाकिस्तान में पकड़ा जाए, उसे हम चाय की प्याली, चाय का कप पेश करके उसको प्रोटोकॉल के साथ वापस भेज देंगे, तो फिर पाकिस्तानी कवानीन का उस पर तो इतलाक ना हुआ, और फिर पाकिस्तानी जासूस जिसको सजाए मौत हुई है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, उन कवानीन में तब्दीली के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली इतनी बेचैन हो जाए
कि एक ही दिन में कानून में तरमीम पसंद कर ले, तो फिर पाकिस्तानी शहरियों को दूसरे मुल्कों में जाकर कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। आप हैरान होंगे, इंडिया की जेलों में बहुत से पाकिस्तानी शहरी सिर्फ इसलिए सजा काट रहे हैं कि वो भूल कर गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। ना वो जासूस हैं, ना वो मुजरम है, बच्चे थे, खेलते खेलते बॉर्डर के उस पार चले गए और वो इंडिया की जेलों में गाल सड़ रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर दूसरे मुल्कों का आपस में मुआहदा जात होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसके तहत एक दूसरे को इम्यूनिटी हासिल होती है। तो रेमंड डेविस को अमेरिकी जो मुआहदा था पाकिस्तान के साथ, उसके तहत उसे ये इम्यूनिटी हासिल थी, उसे ये इस्तिस्ना हासिल था, जिसका फायदा वो लेकर चला गया। जबकि सऊदी अरब के साथ या जिस और मुल्क का आपने नाम लिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या स्टेट इस काबिल नहीं कि कोई ऐसा मुआहदा कर सके कि जी हमारा शहरी आप हमें वापस कर। बाद का कुछ मुल्क इस्लामी ममालिक रहम खाकर और इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर मुल्ज़मान को छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो होते हैं जो माइनर ऑफेंसेस में वहाँ पर जेल में होते हैं, जैसे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या वो वन वे को तोड़ लिया। मेजर अगर कोई वहाँ पर ऑफेंस का इर्तिकाब करता है तो उस पर उसी मुल्क का कानून का इतलाक होता है और उसी मुल्क के कानून के मुताबिक ट्रायल होता है। तो ये ऐसा इतने हम तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो हुकूक जो रेमंड डेविस को यहाँ थे, या वो इंडिया का जो था पायलट जिसको नाम से अभिनंदन, जो अभिनंदन को पाकिस्तान में हुकूक हासिल हैं, वो हमें इंडिया में हासिल हो जाए। हम तो जाते हैं तो दूसरे मुल्कों में डरते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद हसन भाई, मोहम्मद हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपका लेक्चर वाकई बड़ा इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी सुन के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आप इंशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंटरनेशनल कवानीन को, इंटरनेशनल लॉज को अपनी कंट्री के लॉ से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर कोई एक सिंगल कंट्री उन इंटरनेशनल लॉज को मानने से इनकार कर दे और अपने ही मुल्क के कवानीन की बालादस्ती के लिए काम करे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको कैसे फेस करने पड़ेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने सवाल अभी शुरू किया था तो मेरे दिल में एक आया जवाब कि इसके लिए मैं आपको बैनुल-अक़वामी कवानीन के लिए समुंदर में ले जाता हूँ और जहाज में बिठा के लेके जाऊंगा। समुंदर में जो कवानीन है उसमें बैनुल-अक़वामी लॉ ये है कि किसी मुल्क का जहाज जिस मुल्क की सरहद में से गुजर रहा होगा, अगर बहरी जहाज में उस वक्त कोई जुर्म हो जाए, चोरी का, रेप का या झगड़े का, तो उस शहरी पर उस मुल्क के कवानीन का इतलाक होगा जिस मुल्क की समुद्री हदूद में वो बहरी जहाज उस वक्त था। अब इसकी मिसाल ये ले लें कि एक जहाज बरतानिया से चला है, वो चलते चलते कराची पहुंचा, कराची से वो चला गया बम्बे, बम्बे पहुंचा तो वहां एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया बहरी जहाज के अंदर। अब उस पर ट्रायल होगा इंडियन कवानीन के मुताबिक, या उसने चोरी कर ली कराची समुंदर की हदूद में, तो फिर चोरी का मुकदमा उस पर चलेगा कराची कवानीन के, पाकिस्तान के कवानीन। अब आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन को हमाहंग करने के लिए, तो ये बड़ी जिद्दोजहद है। कुछ कवानीन तो हमाहंग हो सकते हैं, जैसे डिफेंस के कवानीन हैं, जैसे जंगी कवानीन हैं, जैसे बैंकिंग कवानीन हैं, जैसे करप्शन के कवानीन हैं। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं हसन साहब कि जो हमाहंग नहीं हो सकते। मसलन पाकिस्तान में इस्लामिक फैमिली जो लॉज हैं वो हम इंटरनेशनल कवानीन के साथ हमाहंग नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे बच्चे को हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, वहां तो पता ही नहीं चलता सड़कों पर किसका बच्चा कौन जन्म दे गया और कौन इसकी परवरिश करेगा। तो इसलिए कुछ कवानीन बैनुल-अक़वामी कवानीन के साथ हमाहंग हो सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ कवानीन वो है वतन अजीज के जो बैनुल
अक़वामी कवानीन के साथ कभी भी मुताबिकत नहीं रखते, बल्कि हमेशा टकराव का बायस ही बनेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। साकिब शहजाद, अपना माइक ऑन करें जी। साकिब शहजाद। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सम अप किया जो डिफरेंट तरह के इश्यूज थे। तो सर रिफॉर्म्स बेसिकली कैसे लाई जा सकती हैं? जैसे आपने बताया कहीं पे कोई प्रोसेस का इशू है, लॉ में पावर है भी तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और कहीं पे इन रियलिटी में शायद ओवरऑल लॉ को ही दोबारा से देखने की ज़रूरत है। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल होना चाहिए एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट हो, कोई एजुकेशन सिस्टम है या कोई जुडिशरी है? क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल से रिलेट करूँ कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर करवाने की, उसके बाद से लग रहा था कि शायद अदालतों का कंडक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? रिफॉर्म्स कैसे लेके आई जा सकती हैं? शुक्रिया। शुक्रिया साकब साहब। एक जुमला मैं अर्ज कर दूं, मैंने लेक्चर के शुरू में किया था, बात को दोहराना तो नहीं चाहिए। मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की तारीख में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जजों ने वो खिदमात अंजाम नहीं दी, अदालतों ने वो खिदमात अंजाम नहीं दी जो वकला ने दी हैं या जो बार ने खिदमात अंजाम दी है। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए बिलाशुबा उस वक्त के वकला को एक गलत फहमी हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर वो तहरीक चली। अगरचे वो तहरीक तो सच्चाई पर मबनी थी, तब भी कहा जाता था रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी और बच्चों जैसा प्यार करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद भी उनकी सारी तवज्जो उनके जाती कामों की तरफ चली गई। रियासत को माँ के जैसी करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब यू आर ऑल यंग, ट्राई योर बेस्ट टू मॉडिफाई लॉ फॉर द बेस्ट एप्लीकेशन इन सोसाइटी। आप चूंकि हमारा मुस्तकबिल है, आप कल हैं। इसके लिए आपने कहा था कि इन कवानीन को बदलने के लिए क्या एफर्ट्स करनी चाहिए। इसके लिए मेरे भाई पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट में डॉक्टर मोअज़्ज़म महमूद साहब जाएंगे, जब पार्लियामेंट में साकब जैसे लोग जाएंगे, जब पार्लियामेंट में इंशाल्लाह मोहम्मद हसन जाएंगे, तो फिर वो कवानीन वो बनाएंगे जो इंसान और इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ दे। जब पार्लियामेंट में लैंडलॉर्ड जाएगा, जगीरदार जाएगा, बदमाश जाएगा और ताजर जाएगा, तो वो कवानीन बनाएगा जो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसलिए इस मुआशरे में इस तरह का सिस्टम हमने लाना है कि असेंबली में उन लोगों को भेजना है जो हम जैसे हों और हम में से हों और हमारे जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जी नेक्स्ट। डॉक्टर साहब मैं आखिरी क्वेश्चन ले लूं? जी मुअज़्ज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल मुस्तफा जी मैं ये आखिरी क्वेश्चन ले लूं? जी जी, आखिरी क्वेश्चन है बस। बड़ी मेहरबानी मुस्तफा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मेरा सवाल ये है, जो कल सियालकोट में मामला हुआ जिसमें एक श्रीलंकन आदमी को कत्ल कर दिया गया और ज़ाहिर तो उसको 2 आदमियों ने कत्ल किया, तो बाद में जिन्होंने उसको छत से फेंका और उसकी लाश को घसीट के सड़क पर लेके गए और आग लगा दी बाद में, तो क्या हमारे कानून में सिर्फ वो कत्ल करने वालों को ही सजा मिलेगी या बाकी को भी सजा मिलेगी? मुस्तफा साहब बहुत अच्छा आपका सवाल है। इस सवाल के जवाब मैं एक जुमला अर्ज कर दूं। पाकिस्तान में की तारीख में आज से 40-50 साल पहले अगर दुश्मनी रखने वाले लोग किसी अपने मुखालिफ को कत्ल करना चाहते थे तो उसका बदला लेने के लिए 2 जगह बड़ी बेहतरीन थी, एक सिनेमा और दूसरा मेला। कोई नेटवर्क इशू है, उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं।
अभी आते हैं वापस। काइंडली आप जरा हाजिर रहें। जी तमाम भाई जो है ना वो हाजिर रहे हैं। अभी राना साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे, वो कोई बैटरी का मामला था। वो बड़ा हम सवाल है, कल वाला वाकया यकीनन बड़ा इस वक्त क्रिटिकल इशू है और अफसोसनाक भी है। तो इस पर कानून किस तरह वर्किंग करेगा, या उसको करना चाहिए, या क्या होना चाहिए, तो इस हवाले से अभी वो कुछ अपनी गुज़ारिशात आपके सामने रखेंगे। तमाम मेरे भाई जो हैं वो अभी यकीनन जो है वो हाज़िर रहें जनाब। अच्छा तमाम मेरे भाई, एक और बड़ा हम ऐलान भी सुन लें। परसों का जो हमारा दिन होगा, उसमें हमारे बड़े अहम एक दोस्त भी हैं और अजीज भी हैं, बड़े प्यारे भी हैं, डीएसपी हैं हमारे इलाके के, जनाब अब्दुल हमीद विरक साहब हैं। तो वो जो हमारा टॉपिक है, बुध वाले दिन थाना है और फिर इसी तरह एफआईए है और इस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उस पे तो डिटेल गुफ्तगू मैं इंशाल्लाह करूंगा। तो जो पुलिस का रोल है वो हमारे डीएसपी साहब इंशाल्लाह आपके साथ वो मुखातब होंगे। आपने बुध वाले दिन जो है ना वो ये नोट कर लेना है कि डीएसपी साहब जो हमारे इलाके के हैं, अब्दुल हमीद विरक साहब, वो इंशाल्लाह आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर में होंगे कि पुलिस का बुनियादी तौर पर किरदार क्या है और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो आ सकती हैं। चलो ठीक है। जी जी हसन भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसी दौरान आप मेरा एक क्वेश्चन लेने जब तक वो आ जाएंगे तो फिर हम उन्हें सुन लेंगे, टाइम जनाब। वेस्ट ना हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट लेक्चर से रेलिवेंट था समन से। जैसे आपने कहा था कि समन इशू होता है या उसके डोर पे चस्पा कर दिया जाता है या न्यूज़पेपर पे दे दिया जाता है। अगर इसी दौरान जिसके अगेंस्ट समन इशू हुआ है उसी दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या समन मतलब उसकी फैमिली में से किसी और को ट्रांसफर होगा या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा? नहीं नहीं, किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। एक बात, दूसरा ये है कि अगर वो वही बंदा विक्टिम है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए, उसकी विरासत में नहीं जा सकता वो, तो फिर डेफिनेटली वही चूंकि विक्टिम था, वही उसमें उसने क्राइम किया है, तो अब वो प्रोसीडिंग जो होगी वन साइडेड हो जाएगी। और इसमें कई दफा जो है ना वो नल एंड वाइड का भी मामला हो जाता है। ये मैटर करता है, वेरी करता है केस टू केस कि वो किस तरह का केस है। उसके जो पीछे जैसे कोई हम जब कोई फोत हो जाता है तो हम कहते हैं जी आप जिसने को उधार लेना है, इससे कर्ज लेना था, तो वो ये हम भाई या उनके बेटे हाजिर हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। तो वो चूंकि उनकी वरासत में पीछे जो भी लोग आते हैं तो वो उनके जिम्मेदार होते हैं। अगर तो वो जिम्मेदार बनते हैं, कोई ऐसा केस है, किसी ने कर्जा लेना है और उसने कहा या किसने
जैसे हमने कल कुछ बातें की, वो चेक वगैरह लेके भाग गया हुआ था, तो वो कर्जा उसके भाई दे सकते हैं, तो वो उसकी जगह पेश होंगे। अगर नहीं कोई ऐसा मामला है कि मुजरम ही वही है और कोई वारिस बनने को तैयार नहीं है, तो यकीनन फिर वो कार्रवाई खत्म हो जाएगी। जी, मेरा ख्याल है कि उनका कोई इशू है, अगर इस हवाले से वो कुछ आते हैं तो बात हो सकती है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक दफ़ा आखिरी कॉल उनको कर लेता हूँ। अगर तो वो मौजूद हों तो हमारी कॉल को जो है ना वो अ, ऐसा नंबर पे भेज दो। हाँ। जी, 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 जी। जी, जी, ठीक है। वो ऑनलाइन होने लगे हैं 2-3 मिनट तक। कोई और किसी का सवाल है इस ज़िमन में तो वो कर सकता है। जी। बहरहाल जी, हमारी बहुत बड़ी कोशिश रही कि हम राणा साहब को जो है ना उनका टाइम लेकर, इन्होंने मुझे कहा कि मैक्सिमम मेरे पास टाइम थोड़ा है, 15-20 मिनट दूंगा, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि राणा साहब ने हमें खासा टाइम दिया है। उनका बहुत शुक्रिया। वो हाजिर हो गए हैं जी, वो अपनी बात को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं जी। जी राणा साहब, अपना माइक ऑन कर लें। जी, जी राणा साहब। जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मुस्तफा ने ये सवाल पूछा था कि सियालकोट का जो वाकया हुआ है उसमें क्या उन 2 लोगों को जो मेजर एक्यूज हैं उन्हीं को सजा मिलेगी या हजूम को सजा मिलेगी? तो अब तक 118 पीपल जो हैं अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो 118 लोगों में से अब क्रिमिनल लॉ में इनके जो रोल है उसका तयन करना पड़ेगा। पहले तफ्तीश में तयन करना पड़ेगा किसका कितना रोल है, किसने उकसाया, किसने उसको जरबात लगाई। तो कुछ लोग तो वहां तमाशा देखने वाले होते हैं जिनका मकसद सिर्फ वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजना होता है। तो ऐसा मुकदमा जिसमें हजूम हो उसमें से सजा का तयन करना कदरे मुश्किल होता है। तो ये इसका भी ट्रायल होगा, चूंकि गैर मुल्की है, ट्रायल तो होना है। तो इसके लिए इससे पहले भी सियालकोट में 2 भाइयों को हजूम ने मार दिया था। तो उस वक्त भी वो जज साहब एक गए थे, वहां इंक्वायरी हुई। तो इसलिए हजूम में से कसूरवार लोगों का तयन करना कदरे मुश्किल होता है आम मुकदमात की निस्बत। जी मुस्तफा। जी, अब्दुल मुस्तफा। जी सर जी, मेरा फिर ये सवाल कि जो उन तयन करना तो मुश्किल हो गया, मगर जो उनको पकड़ लिया, उन्होंने जो ये कत्ल वगैरह किया और उन्होंने वहां पर फिर कहा कि एक खास किस्म के नारे लगाए, एक पार्टी के साथ उसे मुंसलिक किया, तो उस पार्टी ने भी उससे बरी ज़िम्मा होने का ऐलान कर दिया।
तो क्या जो उन्होंने नारे लगाए उस पार्टी के जिम्मे में, क्या वो पार्टी भी अब हक रखती है कि उनके ऊपर केस कर सके? राणा साहब माइक अपना ऑन कर लें। जी 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 बोले मुस्तफा साहब, मैं बोलूं? हाँ जी। अच्छा, अब ये आपने जो सवाल पूछा है इसका तल्लक मजहबी जज्बात से है, तो मैं इस फोरम पर, चूंकि ये लीगल फोरम है, इसमें कानूनी बात जो आपने पूछी थी उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब ये जो आपने सवाल पूछा है इससे मजहबी जज्बात मुंसलिक हैं, तो मैं इस फोरम पे डॉक्टर साहब की इजाजत के बगैर कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहता जो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात पे, अब वो सियासी जमात भी है, मजहबी जमात भी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको मजहबी जमात का भी दर्जा दे दिया है, तो मैं उस पे मुस्तफा साहब इसलिए ज्यादा कमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर अलशरिया एकेडमी पाकिस्तान का और डॉक्टर साहब आपका मैं भी बेहद मशकूर हूँ कि बतौर कानून के तालब इल्म मुझे भी कई बातें सीखने का मौका मिला है। इन 2-4 घंटों में आपके हुक्म के मुताबिक मैंने जितना मेरा इल्म था अपनी कम मायगी और कम इल्मी के बावजूद आपने मुझे इस फोरम पर ये मौका दिया, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाकी हमारे सारे जितने तालिब इल्म हैं उनका भी शुक्रिया। यकीनन जो है ये सारी आप लोगों ने बातें सुनी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जिन पे आप मज़ीद तहकीक कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप मज़ीद अपने आप को रिसर्च में ले जाकर अपने इल्म में इज़ाफ़ा कर सकते हैं, और आप सबको करना भी चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हम सारे के सारे तालिब इल्म हैं। राणा साहब का अगेन शुक्रिया, इन्होंने बहुत टाइम दिया, मुझे बड़ी खुशी है। इन्होंने 15-20 मिनट कहा था, लेकिन मैं फिर दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ कि 1 घंटा तकरीबन उन्होंने हमारे साथ गुज़ारा है। और ये चूँकि पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक थे और अभी भी कुछ चलें डिस्कनेक्ट हो गए। दरमियान में बहुत सारे लोगों ने सवालात कुछ मैसेज की शक्ल में भी किए, तो बहरहाल बड़ा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं सारे लोग आपका। तो राणा साहब मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे सरों पे कायम रखे जी। थैंक यू वेरी मच जी। आप सारे लोग अब मीटिंग लीव कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम।